Good morning, students. We have already discussed how we analyze the various financial statements, that is, balance sheet and profit and loss account, with the help of comparative statement as well as common size statement. In this class, we continue the other tool of analysis, that is ratio analysis. Ratio analysis is another tool to analyze the financial statement. Now the question is कि what is ratio analysis? Ratio analysis होता क्या है? Ratio analysis is a study. It is a study of relationship among various financial factors in the business. इसका मतलब क्या है कि हम रेशो एनालिसिस में जो है वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स को स्टडी करते हैं. इट इज़ अ टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय कंप्यूटिंग रेशोस. तो यहाँ पर दो वेरिएबल होते हैं, उसके बेसिस पर हम रेशो एनालिसिस को स्टडी करते हैं. अब आ जाइए जो है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको 3 पॉइंट्स आपको आने ही चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. फर्स्ट इज़ टू सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. रेशो एनालिसिस जो है क्या करता है, इट सिंप्लीफाइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. इट डिटरमाइंस द लिक्विडिटी. लिक्विडिटी का मतलब होता है दो तरह की लिक्विडिटी होती है. एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होती है, सॉल्वेंसी होती है, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि क्या कंपनी एक साल में अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पे कर सकती है कि नहीं. एक होती है आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी. लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कंपनी पे कर सकती है, यानी एक साल के बाद क्या कंपनी अपने डिबेंचर्स को या लोन्स को रीपे करने की कैपेसिटी रखती है या नहीं, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी. नेक्स्ट इज इट एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी. इट एनालाइज द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि क्या बिजनेस की बिजनेस जो है ऑपरेटिंगली जो है एफिशिएंट है बिजनेस को रन करने के लिए, नहीं. फिर है इट एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस. ये बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है उसको फाइंड आउट करती है. फिर इट एनालाइज द कंपैरेटिव एनालिसिस. कंपैरेटिव एनालिसिस दो तरह का होता है, हमने पिछली क्लास में देखा था. एक होता है इंटरफर्म, एक होता है इंट्राफर्म कंपैरिजन. इंटरफर्म का मतलब जब दो फर्म्स के बीच में होता है. इंट्राफर्म का मतलब है एक ही फर्म के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2 क्वार्टर्स का, उसको बोलते हैं हम इंट्रा कंपैरिजन. इसमें से कोई भी आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आने चाहिए. नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस, कि एडवांटेज क्या होते हैं रेशो एनालिसिस के. अब एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले क्या है कि रेशो एनालिसिस हम करते क्यों हैं. रेशो एनालिसिस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है आसानी से एनालाइज कर सकते हैं. इट इज़ अ यूजफुल टूल फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यानी जो है फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी कंपनी की अगर हमें पता करनी है वो रेशो एनालिसिस से आसानी से पता चल जाती है. और उसके लिए ये फाइनेंशियल पोजीशन के लिए कौन इंटरेस्टेड होती है, कौन कौन पार्टीज, वो बैंकर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, हमारे क्रेडिटर्स हैं. ये सब जो हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एनालाइज करना चाहते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ रेशो जो है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इनको मिल जाती है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं. फिर रेशो एनालिसिस जो है इट सिंप्लीफाइज द अकाउंटिंग डेटा. अकाउंटिंग डेटा का मतलब है रेशो अकाउंटिंग रेशो से जो है सिंप्लीफाई भी करता है, आसान करता है. इसका मतलब समराइज का मतलब उसकी समरी बनाता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में हमें एक दो या दो स्टेटमेंट में बता देता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. फिर सिस्टमेटिकली जो है अकाउंटिंग डेटा को प्रेजेंट करता है ताकि उसको आसानी से एक लेमैन जो है समझ सके. और its main contribution lies in communicating precisely the interrelationship which exists between various elements of financial statement. तो आपको सिर्फ एक एक दो लाइनें इसके बारे में करनी है. थर्ड पॉइंट है आपका यूजफुल इन असेसिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस. अकाउंटिंग रेशो से आपका अगर आप अकाउंटिंग रेशो देखें, ये हेल्पफुल है इन असेसिंग द फाइनेंशियल हेल्थ या परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, क्योंकि हम अकाउंटिंग रेशो से उनकी लिक्विडिटी, उस फर्म की सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें पता लगाते हैं. फिर ये 2-3 पॉइंट है. एक आपका फोर्थ पॉइंट, आप 4 पॉइंट याद कर लीजिए. इट यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग, यानी अकाउंटिंग रेशो से हमें प्लानिंग में और फोरकास्टिंग करने में
मदद मिलती है, यानी फ्यूचर प्लान करने के लिए हमें रेशो की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब बेटा ये है। बस 4 पॉइंट्स आपके लिए सफिशेंट है इसमें। अब नेक्स्ट है कि कितने तरह के रेशो आपके होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो का मतलब क्या है बेटा कि लिक्विडिटी रेशो जो है हमारे 2 रेशो से कैलकुलेट होता है, करंट रेशो एंड क्विक रेशो। फिर सोल्वेंसी रेशो है। सोल्वेंसी रेशो हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की, एंटरप्राइज का मतलब है किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि क्या वो लंबे समय में अपने डेप्थ को रीपे कर सकती है या नहीं। और लिक्विडिटी रेशो से, अगर हम लिक्विडिटी रेशो की बात करें तो इससे हमें शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी जो है फर्म की पता चलती है। ये 2 रेशो से कैलकुलेट होती है, करंट रेशो और क्विक रेशो। और सोल्वेंसी रेशो निकालने के लिए हमें 4 रेशो जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चलता है कि लॉन्ग टर्म फर्म कंपनी की फाइनेंशियल जो है लायबिलिटी पूरी हो सकती है या नहीं। पहला है डेप्थ टू इक्विटी रेशो, फिर है टोटल एसेट टू डेप्थ रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इन सबको हम अभी डिटेल में करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ रेशो है आपका एक्टिविटी रेशो, जिसको हम टर्नओवर रेशो भी इसका नाम है। टर्नओवर रेशो को भी हम 4 तरह से जो है फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो एंड वर्किंग कैपिटल रेशो। इन रेशो से हम ये पता लगाते हैं कि कंपनी की जो है टर्नओवर जो है वो ठीक है या नहीं। फोर्थ जो रेशो है जो आपको करना है वो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का मतलब क्या है, ये भी हमें अगेन जो है आपका, अगर हम देखें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो तो जो है ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो है ये 4 तरह से आप पता लगा सकते हैं। पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, फिर ऑपरेटिंग रेशो है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है। ज़्यादातर ये ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जो है क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं। नेट प्रॉफिट रेशो एंड आरओआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है, इस पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो है जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट का भी क्वेश्चन करते हैं तो ये चारों रेशो आपको फाइंड आउट करने होते हैं। अब हम चलते हैं वन बाय वन, हम इनको डिस्कस करते हैं। आपका फर्स्ट रेशो है आपका बेटा लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो होता क्या है? लिक्विडिटी रेशो जो है हमारी फर्म जो है क्या 1 साल में अपने करंट लायबिलिटी को रीपे कर सकती है या नहीं, यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को रीपे कर सकती है या नहीं, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी रेशो। ये 2 रेशो से फाइंड आउट करते हैं, एक है करंट रेशो, दूसरा है क्विक रेशो। जो क्विक रेशो है, लिक्विड रेशो बोलो, एसिड टेस्ट रेशो बोलो, इन सब के आपके अलग अलग नाम हैं। इन सब को हम डिटेल में अभी हम कर रहे हैं। अब पहला रेशो है आपका बेटा जो हम ले रहे हैं, पहला रेशो है आपका बेटा करंट रेशो। करंट रेशो जो है एस्टेब्लिश करता है रिलेशन कि क्या संबंध है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में, हमारा क्या संबंध है कि क्या फर्म अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जो है उसको फुलफिल कर सकती है, यानी 1 साल में अपने जो करंट लायबिलिटी है उनको पे करने के लायक है या नहीं। इसका हम फाइंड आउट करते हैं, इसको हम फाइंड आउट करते हैं करंट रेशो से। अब करंट रेशो का पहले फार्मूला लिखा जाता है, पहले सबको फार्मूला लिखना है, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट करंट लायबिलिटी के बराबर। फिर क्वेश्चन में से छांटना है कि करंट एसेट कौन कौन सी हैं उसका टोटल करिए, फिर करंट लायबिलिटी कौन कौन सी हैं उसका टोटल करिए। आपको सबको पता है कि करंट एसेट क्या होती हैं। हम फिर भी अपनी नॉलेज को रिकॉल कर लेते हैं। अपनी 11th क्लास में पढ़ा था कि जो एसेट हम 1 साल के अंदर अंदर बेच कर जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम करंट एसेट, या एक अकाउंटिंग जो है ऑपरेटिंग जो है साइकिल में। अब करंट लायबिलिटी क्या होती है? वे लायबिलिटी जो कि हमें 1 साल के अंदर पे करनी होती है। अगर हमें करंट रेशो का जो प्योर रेशो देखना है, जब भी हम करंट रेशो निकालते हैं तो जो आइडियल रेशो है करंट रेशो का वो है 2:1। 2:1 का मतलब 2:1 का मतलब है ये आइडियल रेशो है। तो हमें ये देखना है क्वेश्चन में कि क्या 2:1 से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। अगर हम कंपैरिजन करें जो है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को, अगर हम देखें कि करंट एसेट क्या होती है, करंट लायबिलिटी जो मैंने आपको अभी बताया है उसमें से कौन कौन से आइटम आपके आते हैं। करंट एसेट में आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ यानी जो सिक्योरिटी आप मार्केट में बेच सकते हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का पता है वो इन्वेस्टमेंट जिसको आप 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इन्वेंट्रीज़ का आप ध्यान से देखिए तो इन्वेंट्री करंट एसेट में आते हैं, लेकिन इसमें हमें क्या नहीं लेना, लूज टूल नहीं लेना है हमें,
और स्टॉक एंड स्पेयर पार्ट जो है इसको नहीं इंक्लूड करना। तो क्वेश्चन में अगर लूज टूल दिए हैं, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट दिए हैं, ये हमें नहीं लेने हैं। फिर है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल दो चीज़ों से मिलकर बना है, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स। डेटर जब हम लेंगे तो उसमें से प्रोविज़न फॉर जो बैड डेट है उसको हम लेस किए करते हैं। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब है हार्ड कैश, कैश इक्विवेलेंट का मतलब कैश के बराबर। कैश के बराबर क्या होता है? चेक इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड जो होता है वो आपका कैश इक्विवेलेंट में माना जाता है। फिर है आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी कंपनी ने किसी और कंपनी को लोन दिया हुआ है तो वो उसकी एसेट है। अदर करंट एसेट में हमें सिर्फ क्या लेना है? प्रीपेड एक्सपेंसेस लेने हैं और इंटरेस्ट रिसीवेबल, यानी जो इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है, इन दो आइटम को हमें लेना है। बाकी हमें और आइटम को कंसिडर नहीं करना। हमारे कोर्स में ये सिर्फ दो ही आइटम है, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो जो भी आप क्वेश्चन अगर जो है प्रोजेक्ट पे भी करते हैं तो इसी तरह से इसी सीक्वेंस में आपको करंट एसेट को कैलकुलेट करना है। फिर करंट लायबिलिटी की बात करें, अगर करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जिसको हमें 12 महीने के अंदर रीपे करना है या एक विद इन अ पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल जो है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी करंट लायबिलिटी में? आपने 11th क्लास में सीखा था शॉर्ट टर्म बोरिंग, जो कि आपको जो है आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया है उसको बोरिंग बोलते हैं। ट्रेड पेबल में भी दो आइटम आते हैं, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। इन दोनों से मिलकर बना है आपका जो है ट्रेड पेबल। फिर अदर करंट लायबिलिटी में आपने क्या क्या लेना है? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, यानी कि वो डेब्ट जो कि इस साल मैच्योर हो रहे हैं उसको हम इसमें लेंगे। फिर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग। दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक इंटरेस्ट बट नॉट ड्यू, एक इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग। यानी कोई भी हमने लोन लिया है या वो ड्यू है या ड्यू नहीं है, दोनों इंटरेस्ट को हमें लेना है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। अनक्लेम्ड डिविडेंड है, यानी किसी शेयर होल्डर ने डिविडेंड क्लेम नहीं किया, वो भी आपकी जो है अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। फिर कॉल इन एडवांस, यानी कॉल आपको पहले मिल चुकी हैं। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपके इसमें आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कितने टाइप की होती हैं। अब इसी के बेस पर हम जो है करंट रेशो को निकालना सीखते हैं कि कैसे करंट रेशो को निकाला जाता है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, आप देख रहे हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये जो है मैं TS ग्रेवाल की ले रही हूँ। यह टोटल एसेट्स दी हुई हैं, फिक्स एसेट दी हुई हैं, शेयर होल्डर फंड्स दी हुए हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ दी हुई हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई हैं। आपको पता है सबसे पहले मैंने क्या बताया, पहले फार्मूला लिखना है। आपने सबसे पहले जो ये फार्मूला है वो लिख लिया कि करंट एसेट्स का फार्मूला, करंट रेशो का फार्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, क्योंकि रेशो हमेशा जो है फ्रैक्शन में होता है, फ्रैक्शन मैंने बटे में होता है। अब ये चीज़ें जो हैं, ये जो चीज़ें हैं ये हमें निकालनी, ये बाद में लिखनी है हमें। सबसे पहले हमें क्या है, हमें पता है कि टोटल आपकी एसेट्स जो हैं टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है, ये आपको सबको पता है, आपने 11th क्लास में भी सीखा है। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अब टोटल एसेट क्या है, किससे बनी हुई है हमारी टोटल एसेट्स? टोटल एसेट्स हमारी फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट एसेट्स, इन सब से मिलकर हमारी बनी हुई हैं। अब मैंने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अलग से लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट लिखा होता तो हम करंट इन्वेस्टमेंट भी लेते हैं। तो फिक्स एसेट कितनी है हमारी? फिक्स एसेट हमें दी हुई हैं 1,60,000, ठीक है। आप उसकी सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई है आपको? 1,00,000 दी हुई है, ठीक है। अब हमारे पास क्या नहीं है, करंट एसेट नहीं है, तो हम इस फार्मूले से, कई बार क्वेश्चन में हमें करंट एसेट नहीं पता होती, हमें निकालनी है कि ये है कितनी। तो इसको निकालने के लिए हम दूसरा तरीका, ये वाला तरीका अपनाएंगे कि करंट एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी जो है। अब टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है, आपको बैलेंस शीट से पता है। तो हमें टोटल एसेट दी हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन में टोटल एसेट दी हुई है, तो हम इस फार्मूले से चलेंगे, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। हम टोटल एसेट का फार्मूला दे देंगे, टोटल एसेट इससे बनी हुई है। इस फार्मूले से हमें ये निकल जाएगी हमारे पास कि करंट एसेट हमारी कितनी है। तो हमारे पास करंट एसेट आ गई 40,000, तो ये हमें चाहिए, तो ये हमने यहाँ लिख दी। अब हमें चाहिए करंट लायबिलिटी, हमें ये भी नहीं पता कि करंट लायबिलिटी कितनी है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसको निकालने के लिए अब हम चलेंगे, हमें पता है
कि जो है आपकी जो है करंट एसेट, जो टोटल एसेट है टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है। अब जब टोटल लायबिलिटी लिखते हैं उसमें शेयर होल्डर फंड्स अपने आप ही आता है, उसको अलग से नहीं लिखना। अब हम इसको अगर हम टोटल लायबिलिटी को खोलें, क्यों? क्योंकि हमें ऊपर क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं, लायबिलिटी के आइटम दिए हुए हैं और एसेट्स के आइटम दिए हुए हैं, इसलिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अदरवाइज जो है सिंपल अगर हमें दिया होता, आइटम दिए होते करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, तो हम उसका टोटल कर लेते। इसीलिए मैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन लिया है। तो टोटल एसेट जब टोटल लायबिलिटी के बराबर होते हैं तो अब हमारी क्या, टोटल एसेट हमारे पास पता है हमें कितनी है, ये हमारे पास गिवन है। टोटल एसेट कितनी है ये गिवन है हमें, आपको पता है, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको जो है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये टोटल एसेट्स हैं आपकी, ये टोटल एसेट हमें पता है ये कितनी है। अब ये टोटल लायबिलिटी के बराबर है। अब इसमें क्या है, अब टोटल लायबिलिटी को हम क्या करेंगे, खोलेंगे कि टोटल लायबिलिटी किसके, अब अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखें, जो है बैलेंस शीट के फॉर्मेट में टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होती है, शेयर होल्डर फंड्स के बराबर होती है। उसमें नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी आती है, यानी फिक्स आपकी जो है आपकी फिक्स लायबिलिटी भी आती है, उसको लिखते हैं फिक्स नहीं है, उसको नॉन करंट लायबिलिटी ही लिखते हैं। फिर आपकी किससे बनी है, करंट लायबिलिटी। तो तीन चीज़ों से मिलकर बनी है आपकी लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में ज़्यादा आते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, क्योंकि क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड्स दिए हुए हैं, तो जो चीज़ दी हुई है उसी तरह से हमें फार्मूला लगाना पड़ता है। तो हमने जस्ट उसकी वैल्यू डाली और हमने क्या निकाल दिया, जो हमारे को नहीं पता, यानी हमें क्या नहीं पता कि करंट लायबिलिटी कितनी है, तो करंट लायबिलिटी आ गई आपकी। तो मेरे कहने का मतलब है पहले हमें ये फार्मूला लिखना है, फिर ये जो वैल्यू है ये 40,000 और ये 20,000 ये हमने निकाली है, 40,000 यहाँ से निकाली है और 20,000 यहाँ से निकाली है, और ये फिर हमने कैलकुलेट किया। इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं सर, ये जस्ट ये लिखिए और फिर नीचे दोबारा फिर लिख कर जो है इसकी वैल्यू पुट करिए, तो आपका क्या रेशो आया, 2:1। 2:1 का मतलब क्या है, आइडियल रेशो ही है। तो इस तरह से, और जब भी हम करंट रेशो करते हैं आपको क्या क्या चीज़ें और याद रखनी है। अब पता है वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है, ये 11th क्लास में आपने सीखा है कि वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी के। अब अगर इसी चीज़ को हम इधर उधर ले आएँ, कई बार हमें इस चीज़ की फार्मूले की ज़रूरत होती है, तो ये तीनों चीज़ें आपको याद करनी है क्वेश्चन में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया होता है जो है, या करंट लायबिलिटी दी होती है, या करंट एसेट दी होती है और वर्किंग कैपिटल निकालनी होती है। तो वर्किंग कैपिटल तो सीधा है कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में करंट एसेट निकालनी है और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है और करंट लायबिलिटी दी है, तो हम इस फार्मूले को क्या करेंगे, हम इस फार्मूले को इधर उधर कर रहे हैं, सिर्फ करंट एसेट को हम इधर ले गए, वर्किंग कैपिटल को इधर ले गए, तो ये दोनों क्या हो गए, माइनस माइनस में हो गए, और ये क्या हो गया, प्लस में हो गया। माइनस माइनस आपका जो है कट जाएगा। तो इस तरह से हम इस फार्मूले को आपको याद करना है। ऐसे ही करंट एसेट इसके बराबर हो है, करंट एसेट इधर आ गई, ये इधर आ गया, तो करंट एसेट किसके बराबर होता है, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी के बराबर। अब करंट लायबिलिटी किसके बराबर होता है, अगर करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल को लेस कर देते हैं तो आपका करंट लायबिलिटी है। ये तीनों फार्मूले आपको आने चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट है, एक और क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, इसी में आपका इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, आपका करंट रेशो दिया हुआ है, करंट रेशो ही गिवन है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, यू हैव टू कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, ये दोनों निकालनी है। तो जब क्वेश्चन में रेशो दिया हुआ है तो उस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। अब हम सबसे पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे कि करंट रेशो होता क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है रेशो क्या है 2.5, 2.5 यहाँ लिखा और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब इसको इससे करंट एसेट जो है 2.5 मल्टीप्लाई बाय करंट लायबिलिटी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि इसको इससे डिवाइड बाय 1 कर दें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यानी करंट एसेट किसके बराबर होगी 2.5 मल्टीप्लाई बाय करंट लायबिलिटी के। अब वर्किंग कैपिटल आ जाएगी आपकी, वर्किंग कैपिटल क्या होगी, वो क्या है, वो गिवन है, वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है जो है 60,000। अब वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होती है, अब वो पता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ना हमारे पास करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटी, आपके पास दोनों चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आपके पास वर्किंग कैपिटल तो है ना, तो आप क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल को लिख देंगे। और आपको पता है कि करंट एसेट हमने यहाँ निकाल लिया कि करंट एसेट किसके बराबर है 2.5 ऑफ करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट में जो है 2.5 ऑफ करंट लायबिलिटी लिखकर आप जो है मान लेते हैं कि आपकी जो है करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 ऑफ करंट लायबिलिटी। तो यहाँ लेट आपकी जो है
जो करंट लायबिलिटी जो है बेटे उसको मान लेंगे हम x मान लेंगे। अगर x मानेंगे तो करंट एसेट क्या होगी 2.5 x होगी। तो करंट लायबिलिटी को हमने यहाँ मान लिया कि लेट करंट लायबिलिटी आपकी x है। तो करंट एसेट क्या हो गई, इस फार्मूले से हमने निकाल लिया, जो है करंट एसेट होगी 2.5x। तो जस्ट हमने यह है लेट करंट लायबिलिटी x, करंट एसेट क्या होगी, इस फार्मूले से आपके पास आ गया 2.5x आ गया। अब वर्किंग कैपिटल आपको पता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, हमने उसकी वैल्यू डाली, जो है वर्किंग कैपिटल हमारी 60,000 है, यहाँ 60,000 लिख दिए। करंट एसेट हमारी कितनी है 2.5x लिख दिया। करंट लायबिलिटी कितनी है -x लिख दिया। तो 2.5x माइनस x इज इक्वल टू 60,000। चाहे 60,000 इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, एक ही बात है। अब हमने क्या किया है, अब यहाँ जहाँ x लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 1x। आप 2.5 में से 1x को लेस कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, उसका आपका आ जाएगा 1.5x। ठीक है, तो x की हमने वैल्यू सोल्व की है, जैसे मैथ्स में सोल्व करते हैं। तो x की वैल्यू सोल्व करेंगे, तो 60,000 को डिवाइड करेंगे जिससे 1.5x जो है से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी। x का मतलब क्या है, या x क्या है इज इक्वल टू x। x का मतलब क्या है, x हमारी क्या है करंट लायबिलिटी है। अभी हमने यहाँ से देखा है जो है, तो करंट लायबिलिटी हमारे पास आ गई 40,000। जैसे ही हमारे पास करंट लायबिलिटी आ जाएगी हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ये फार्मूला हमारे पास है जो है, इसमें हमने पुट कर दिया। इसमें जब से ही हम इसको पुट करेंगे तो करंट एसेट हो जाएगी 40,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 यानी कि 1 लाख। अब इसको हमने क्या करना है, जस्ट इसमें जो है बेटा इसमें इसकी वैल्यू डाल देनी है। करंट एसेट लिख दो, करंट लायबिलिटी लिख दो, तो आप कैलकुलेट कर लो। इसको आप नीचे भी कर सकते हो, पहले यहाँ खाली फार्मूला लिख सकते हो और उसके बाद भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से हमने सिर्फ अभी एक ही रेशो देखा है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में बेटे, देखिए आपको करंट एसेट्स दी हुई हैं। आपकी करंट एसेट्स कितनी हैं, जो है 3 लाख। इट पेड करंट लायबिलिटी 60,000। जब हम पे करते हैं कोई लायबिलिटी तो इसका मतलब क्या है, कैश भी कम होगा और हमारी करंट लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। तो दो चीज़ कम होगी, तो हर एंट्री का दो इफेक्ट हुए। आफ्टर पेमेंट यानी लायबिलिटी पे करने के बाद जो हमारा रेशो है वो हमें गिवन है, यानी पहले वाला रेशो नहीं दिया हुआ, हमें लायबिलिटी पे करने के बाद का रेशो दिया हुआ है 2:1। डिटरमाइन द करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर पेमेंट वाज मेड। यानी जब आपने करंट लायबिलिटी पे की उससे पहले आपका करंट रेशो क्या था और उसके बाद क्या था, आपको करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल जो है निकालनी है। हम मान लेते हैं करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट जो है कितना है, x है। क्योंकि क्या है बेटे, आपने इट पेड करंट लायबिलिटी 60,000। तो अगर हम मान लेते हैं आफ्टर पेमेंट, क्योंकि आपने पेमेंट कितनी की है 60,000 की, तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो करंट लायबिलिटी पेमेंट के बाद जो है वो कितनी है। पेमेंट के बाद जो है, आफ्टर पेमेंट के बाद जो है, अगर हम देखें आपकी जो है करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट कितनी है 60,000। उसको हम मान लेते हैं x। x किसको माना है कि हमें निकालनी क्या है, जो चीज़ निकालनी होती है उसी को मानते हैं। हमें करंट लायबिलिटी निकालनी है आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट वाज मेड। हम आफ्टर जो है करंट लायबिलिटी जो पेमेंट है वो मान लेते हैं x। तो जब हम पे कर रहे हैं 60,000 को तो उससे क्या होगा, आपकी लायबिलिटी भी कम होगी और आपका कैश भी कम होगा। हमारा रेशो क्या दिया है, क्यों हमने माना है, क्योंकि जो चीज़ हमें निकालनी है हमें वही चीज़ हम उसको x मानते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आफ्टर पेमेंट उसने बोला है, आफ्टर द पेमेंट जो रेशो कितना दिया हुआ है 2:1। करंट रेशो लिख दो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है, गिवन है 2:1। आपने क्या किया, जस्ट सिंपली करंट एसेट आपको दी हुई है ये 3 लाख लिखी, माइनस 60,000 क्यों किया है, क्योंकि आपने लायबिलिटी को क्या किया है, कैश में पे किया है, कैश में पे किया लायबिलिटी को, तो इसलिए 60,000 लेस हो गए। करंट लायबिलिटी एक्स क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ माना है आपकी करंट लायबिलिटी जो है पेमेंट करने के बाद कितनी है, एक्स है, ये हमने मान लिया है। तो अब आगे चलते हैं। हम इसको सिर्फ जस्ट क्या क्या है, हमने इसको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। जब इसको इससे करेंगे तो 2x इक्वल टू, इसको सिर्फ सोल्व किया है 2,40,000 आ गया। और फिर जो है आपके पास x की वैल्यू आ गई, यानी करंट लायबिलिटी जो आपने मानी थी x, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1,20,000। अब हमें बिफोर निकालना है। बिफोर का मतलब है पेमेंट करने से पहले कितनी थी, तो जोड़ दीजिए 60,000।
पेमेंट करी है ना आपने 60,000 की, तो बिफोर का मतलब पहले कितने थे पैसे हमारे पास, जो है हमारी लाइबिलिटी कितनी देनी थी हमें, 60,000 में दे दी है तो 1,20,000 है। देने से पहले, बिफोर का मतलब है पहले, तो कितनी है लाइबिलिटी थी 1,80,000, देने के बाद 1,20,000। तो वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट कैसे आई, करंट एसेट्स जो है आपकी और करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स आपको आफ्टर पेमेंट पूछ रहा है, वो आफ्टर पेमेंट का मतलब है यानी 3 लाख में से 60,000 लेस करें 2,40,000 आ गई करंट एसेट, और करंट लाइबिलिटी आपने अभी निकाली है बेटे, जो है वो है आपकी 1,20,000, तो 1,20,000 आ गई। तो इसी तरह से आपका बिफोर पेमेंट का अगर निकालते हैं कि बिफोर पेमेंट जो है वर्किंग कैपिटल कितनी है, तो करंट एसेट जो है क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख, और बिफोर पेमेंट निकालेंगे कितनी, ये आपका ये जो है ये बिफोर पेमेंट का मतलब उसमें 60,000 जोड़ दो, 1,80,000, तो 1,20,000। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को किया जाता है। अब एक और तरह के जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, अब सिंपल ये क्वेश्चन जो है इक्वेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते, आपको एनालाइज करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसमें क्या है, रेशो एनालिसिस दिया हुआ है आपको, एक कंपनी का, एक कंपनी है उसका रेशो एनालिसिस है 2:1। 2:1 का मतलब क्या है बेटा, 2:1 का मतलब है कि आपने जो है रेशो दिया हुआ है, करंट रेशो है 2:1। 2:1 का मतलब है कि आप मान लेते हैं, आपको पता है करंट रेशो क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो हम मान लेते हैं कि करंट एसेट 20,000 है। क्यों माना 20,000, क्योंकि 2:1 है। तो 20,000 और 10,000 का अगर हम काटेंगे तो 2:1 ही आएगा। तो हम मान लेते हैं कि करंट एसेट 20,000 है और करंट लायबिलिटी 10,000 है, ये हमें सपोज करा है। अब हम पहली कंडीशन लीजिए। पहली कंडीशन में आपको ये देखना है कि इस कंडीशन से इम्प्रूव होगी करंट रेशो, या कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, या कम होगी। रिड्यूस का मतलब कम होना, इम्प्रूव का मतलब इंक्रीज होना, नो चेंज का मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना। अब पहला केस क्या है, रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। आपने कोई करंट लायबिलिटी पे की है, सपोज करो ये जो करंट लायबिलिटी आपने पे करी है, सपोज करिए ये जो करंट लायबिलिटी है वो 5,000 की, सपोज करो, ठीक है। जब आप पे कर रहे हो बेटा, तो पे करने का मतलब क्या होता है बेटा, पे करने का मतलब क्या है, आपने 5,000 सपोज करी तो क्या है, आपका कैश कम हो गया, तो 20,000 से बेटा आपका कैश कितना था बेटा, करंट एसेट कितनी थी 20,000। जब आप पे कर रहे हो, यू आर पेइंग करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट आपकी क्या हो गई, कम हो गई, 15,000 हो गई। ये आपको एग्जाम्पल लेके पहले देखना पड़ेगा रफ कम में, फिर आपको करना है। लायबिलिटी कम हुई है तो आपको लायबिलिटी कितनी करनी है, 10,000 में से 5,000 लेस कर दिए तो 5,000 आ गई। फिर इसको डिवाइड किया, 15,000 को डिवाइड किया 5,000 से, तो आपको रेशो अलग से रफ कॉपी में निकालना है। यानी ये रेशो क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। ऐसे नहीं बताना मुझबानी, आपको एक एग्जाम्पल लेके बताना। जैसे मैंने बताया कि आप जो भी रेशो दिया हुआ है उस हिसाब से आप सपोज करोगे करंट एसेट क्या है और करंट लायबिलिटी क्या है। अब सेकंड क्या है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स खरीदी किस में, कैश में खरीदी है। जब आप गुड्स कैश में खरीदते हो तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है या नहीं, इसको देखने के लिए क्या करेंगे। सपोज आपने गुड्स खरीदी 5,000 की, सेम वैसे ही क्वेश्चन करा जैसे मैंने ऊपर बताया। अगर आप खरीदते हो तो क्या होगा, आपकी करंट एसेट क्या होगी, कम हो जाएंगी, यानी कि 15,000 हो गई, ठीक है। और जब आप गुड्स खरीद रहे हो, कैश में खरीद रहे हो, तो लायबिलिटी कोई क्या होगी, लायबिलिटी कुछ नहीं हुई, यानी कि करंट एसेट कितनी होगी 15,000, करंट लायबिलिटी कितनी है 10,000। तो 15,000 को जब हम जो है 10,000 से डिवाइड करेंगे, जब आप कैश में पे करें, देखो बेटा क्या होगा, एक तरफ से गुड्स बढ़ेंगी तो स्टॉक बढ़ गया, आपका इन्वेंट्री बढ़ गई, यानी कि आपकी करंट एसेट कितनी होगी, पहले कैश में पे किया तो 15,000 हुई, फिर जो है गुड्स आ गई तो 5,000 ऐड कर देंगे, यानी एक बार 5,000 लेस होंगे और एक बार 5,000 ऐड होंगे, तो करंट एसेट कितनी रह जाएंगी। सेकंड केस में आपकी जो करंट एसेट हैं बेटा वो 20,000 ही होंगी, क्योंकि स्टॉक बढ़ गया 5,000 से और कैश कम हो गया 5,000 से। तो नेट इफेक्ट कितना हो गया 20,000, और करंट लायबिलिटी में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो 10,000 का 10,000, तो 20,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी चेंज, नो चेंज का मतलब बेटा ये होता है। फिर थर्ड केस देखिए बेटा, थर्ड केस में अगर हम देखें, आपका सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर है। अब फर्नीचर कितना है, फर्नीचर था 4,000 का, ठीक है, बुक वैल्यू थी उसकी 5,000। इसको क्वेश्चन को करते कैसे हैं, सेल ऑफ फर्नीचर जो है आपका वो बढ़ाता है या कम करता है, उसको कैसे देखना है। देखो मान लीजिए आपने है क्या क्या बेचा है आपने बेटा, आपने फर्नीचर बेचा है, ठीक है।
जब आप फर्नीचर बेचते हो, इससे उसने लिखा इम्प्रूव, ये आपको खुद करके देखना होगा कि आपने ऑफिस इक्विपमेंट बेचा, मान लो 5,000 का बेचा, 5,000 का बेचा तो आपके पास क्या हो गया, कैश आ गया, लेकिन स्टॉक भी तो कम हो गया। तो करंट एसेट एक बार कम होगी और एक बार ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर इसमें एक चीज़ उसने और कंडीशन डाल दी है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, बुक वैल्यू उसकी जो है फर्नीचर की है कितनी, 5,000, और बेचा कितने में है, 4,000 में। यानी कैश कितना आया, कैश आया 4,000 और स्टॉक कितना कम हुआ 5,000 से। यानी कि आपकी करंट एसेट कितनी हो गई, आपकी करंट एसेट हुई 20,000 माइनस 5,000 प्लस 4,000, यानी कि 19,000। 19,000 को किससे डिवाइड करेंगे बेटे, 10,000 से, क्योंकि करंट लायबिलिटी तो उतने की उतनी है, क्योंकि सारे जो है कैश में आया है, चीज़ आपने किस में बेचा है, जो है कैश में बेचा है। तो अब इससे आप इसको अगर डिवाइड करके देखोगे तो आप ये देखोगे कि आपका जो रेशो है वो इम्प्रूव होगा। डिवाइड करके देख लेना जो है, विदाउट चेंज इन करंट लायबिलिटी। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को जो है आपको करना है। थैंक यू सो मच।